जिस तरह से एक हिंदू के लिए गीता इम्पॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से एक लॉयर की लाइफ में जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एक रिलीजियस टेक्स्ट बन जाता है, वो है बेयर एक्ट्स। सो बेयर एक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती हैं एक लॉयर की लाइफ में। एंड इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन बेयर एक्ट्स को पढ़ना कैसे है। Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. So this video is meant for all the law aspirants as well as the law students. जैसे कि मैंने बोला कि आई विल बी डिस्कसिंग द बैराक की किस तरह से बैराक को पढ़ना है। सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, जो लॉ मैंने पिकअप किया है, मैंने हिंदू लॉ पिकअप किया है बिकॉज पर्सनल लॉज थोड़े ईजी होते हैं समझना, कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई आई पिक दिस अप फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें बैराक को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप बैराक देखते हो तो पहली बात तो यहाँ पर ईयर मैंशनड होता है। सो द लेटेस्ट ईयर विल बी मैंशनड ईयर। मेरे पास 2017 का बैराक है। नाउ अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स में क्या होता है कि आपके चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, प्रेलिमिनरी, हिंदू मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये एक फ़्लो बना हुआ है चैप्टर्स का, ये एक लॉजिकल फ़्लो है। प्रेलिमिनरी में आपकी ये आ जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है इस एक्ट की, किसको अप्लाई होता है, डेफिनेशंस आ जाएंगी। देन हिंदू मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज रिलेटेड, मैरिज में सेरेमनीज़ क्या होंगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कैसे होगा, ये सारे प्रोविजंस डेल्ट होंगे। कॉन्जुगल राइट्स की बात करें, जुडिशल सेपरेशन की बात करें तो ये भी एक टाइप ऑफ रिलीफ है, अदर देन डिवोर्स एक ऑल्टरनेट रिलीफ है फ्रॉम ट्रबलसम मैरिज। तो ये सारी जो इंडेक्स आप देख सकते हैं, ये इस तरह से चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, दैट इज़ हाउ इट इज़ डिवाइडेड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक पर्टिकुलर एक्ट का। अगर हम किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हैं उसके पीछे हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में यहाँ पर प्रियम्बल जो होता है, जिस तरह से यूव सीन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स, सो उसी तरह से हर एक लॉ में एक प्रियम्बल होता है एंड वो प्रियम्बल आपको पीछे का ऑब्जेक्टिव सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग्स हिंदूज। सो हिंदूज के बीच में जो मैरिज रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो डील किए जाते हैं इस एक्ट में। सो चैप्टर 1 में अगर हम देखें तो ये सेक्शंस आपके गिवन हैं। सो एन एक्ट is divided into preamble, that lays down your objective, then it contains chapter, और हर चैप्टर में डिफरेंट सेक्शंस हैं जो गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल है, लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो वहाँ पे भी आर्टिकल होता है यूज़। सेक्शंस हमारे अदर स्टैट्यूटरी लॉज में गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ऑल्दो एक्ट्स में जो सेक्शन 2 होता है वो मोस्टली हमारा डेफिनेशंस का होता है। यहाँ पर सेक्शन 2 में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट बताया हुआ है कि ये एक्ट किसको अप्लाई होता है। इट सेज इट अप्लाइज टू अ पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन और एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग वीरशैव, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मो और आर्य समाज। तो अगर आप ये एक फ्लो में अगर इस चीज़ को देखेंगे, देन इट फर्दर सेज टू एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारी ही चीज़ें कंजंक्शन में हों, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इट सेज दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन जो ये है, टू एनी पर्सन जो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, टू एनी पर्सन जो किसी भी टेरिटरी में डोमिसाइल्ड है, जो हिंदू, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है। तो यहाँ पर आप थर्ड क्लॉज में देखेंगे तो एक्सक्लूजन के बेसिस पे बताया गया है। आगे जब आप लॉ को पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या है, उससे भी बहुत क्लैरिटी आती है कि किस तरह से हमें बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, अ पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन। नाउ इट सेज इंक्लूडिंग में आप देखेंगे यहाँ पर द टर्म हिंदू हैज़ नॉट बीन यूज्ड। सो हिंदू तो है ही, और the person can also be a Veerashaiva, Lingayat or a follower of this Samaj.
That is how we need to interpret these definitions, this particular section on application. Definitions की बात करते हैं. Definitions में अगर आप देखोगे, so it says बहुत अलग अलग टर्म्स जो एक्सप्रेशंस हैं उनको पिक करके देखिए, उनको कोट्स में दिया होता है, द वर्ड्स आर गिवन इन कोट्स. तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लीड है, दैट डेफिनेशन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द एक्ट unless anything else has been provided specifically in any other section. यहाँ पे जो डेफिनेशंस लेड डाउन होती हैं स्टार्टिंग के सेक्शन में, वो ही डेफिनेशन कंटिन्यू रहती हैं. सो एक डेफिनेशन को उठा के देखते हैं. कस्टम एंड यूसेज. कस्टम एंड यूसेज का मतलब क्या है? यहाँ पर बोला है एनी रूल जो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जिसको एक लॉ का दर्जा दे दिया गया है अमंग्स हिंदू लोकल ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली. अब जैसे कस्टम्स होते हैं हिंदू फैमिली में, जैसे राखी है, रक्षाबंधन जो हम ऑब्जर्व करते हैं. अब ये जो है ये हिंदूज़ में ऑब्जर्व किया जाता है कि द सिस्टर विल टाई द राखी ऑन द हैंड ऑफ द ब्रदर. इट इज़ अ कस्टम, इट हैज़ बीन फॉलोड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम यूनिफॉर्मली इन द अमंग्स द हिंदूज़, किसी भी एरिया में, किसी भी ट्राइब में, प्रोवाइडेड दैट. अब ये जो चीज़ होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्रोवाइजो. अगर लॉ में ये चीज़ गिवन है कहीं पे, तो हमें जो भी टर्म यूज़ करनी है, जो डेफिनेशन रीड करनी है, वो हम इसकी लाइट में करेंगे. प्रोवाइडेड कि रूल जो है वो सर्टेन है, अनरीजनेबल नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमें देखा है कि ऑनर किलिंग का जो केसेस होते हैं, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं दे किल देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर मैरिंग समवन आउटसाइड देयर कास्ट, और यू नो दे फील दैट दिस विल ब्रिंग डेफर्मेशन टू देयर फैमिली, डिसरिस्प्यूट टू देयर फैमिली, तो वो उस अपने चाइल्ड को मार देते हैं. ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ में एंड बहुत सारी फैमिलीज़ में होता आया है. बट हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये रीज़नेबल है या वी नो दैट दिस इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो ये चीज़ जो है वो कस्टम नहीं बनेगी. हम इसको जस्टिफाई इससे नहीं कर सकते बोल के कि नहीं ये तो कस्टम है. देन मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 5 हम देख रहे हैं. बेसिक सेक्शन है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज. किस तरह से हमें पढ़ना है. अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज. सो हम जब ऐसे सेक्शन को पढ़ रहे हैं, वी विल ब्रेक डाउन एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड्स. कि कीवर्ड्स जब हमें पता लग जाएंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि इस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या हैं. एक हिंदू मैरिज होने के लिए क्या कंडीशंस वैलिड हैं. सबसे पहला कीवर्ड हमारा हो गया, 2 हिंदूज़ चाहिए हमको. सो दे नॉट फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, दे आर हिंदूज़. हिंदूज़ की हमें डेफिनेशन पता है, हमने पहले पढ़ा है कि एप्लीकेबिलिटी जहाँ हमने देखी थी कि हिंदू कौन कौन हो सकता है, ये सभी लोग हिंदू माने जाएंगे. सो नॉट जस्ट द टर्म हिंदू, हिंदू इंक्लूड्स अ लॉट मोर थिंग्स. देन what are the conditions to be fulfilled? Neither party has a spouse living at the time of the marriage. So ये पार्टी की सेकेंड मैरिज नहीं होनी चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस नहीं होना चाहिए अनलेस अनटिल डिवोर्स हो चुका है पार्टीज़ का, देन दे कैन. अदरवाइज इफ़ दे हैव अ स्पाउस लिविंग दे कैन नॉट मैरी. अब ये जो कॉमा है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. आगे पढ़ते हैं कैसे. एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कॉन्सेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो ये हो सकता है कि जो पार्टी है उसका स्पाउस जो है वो लिविंग है, साथ साथ एक पार्टी जो है वो इंसेन है. तो इसका मतलब ये है ये कंडीशन भी चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. ऑल द कंडीशंस दैट आर गिवन दे आर टू बी रेड कंजंक्टिवली. इसको आप एक तरह से ये समझ सकते हैं, इट इज़ ट्राइंग टू मीन दैट एंड दीज ऑल कंडीशंस शुड बी प्रेजेंट. अगर नॉर्मली कॉमा होता तो उसको हम एज और पढ़ते. सो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट. कि कोई इंसान अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ मैरिज परफॉर्म नहीं हो सकती, या फिर उसको ही इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट बिकॉज उसको मेंटल डिसऑर्डर इस टाइप का है कि ही और शी इज़ अनफिट फॉर मैरिज, और फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ही इज़ अनफिट, तब नहीं हो सकती. या फिर और इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं. तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है ये सारी कंडीशन साथ में हो, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो फिर वो कंडीशन जो है मैरिज के लिए वो फुलफिल नहीं होगी. तो ये ही इंटरप्रिटेशन है द टर्म और का.
Then moving forward, bridegroom has completed 21 years of age and the bride the 18 years of age. तो दोनों की एज दी हुई है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और है कि या तो ब्राइडग्रूम जो है, जो दूल्हा है, उसकी एज 21 ईयर्स हो या फिर ब्राइड की एज 18 ईयर्स हो. ये दोनों ही कंडीशन साथ में होनी चाहिए एंड लिखा हुआ है दोनों ही अडल्ट होने चाहिए. सो दैट इज़ वॉट इज़ इट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड और की बहुत इंपॉर्टेंस है. फर्दर जो ये वर्ड्स होते हैं मे शैल, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. इट सेज अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड. सो मे का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी, एक डिस्क्रिशन है कि ऐसी मैरिज हो सकती है जहाँ पर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हों. देन एक आता है द वर्ड शैल. शैल का मतलब हो जाता है बाइंडिंग. सो ये चीज़ें एंड और मे शैल ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. अब ये जो बेयर एक्ट है इसमें यू कैन नॉट रियली सी द नंबर्स. अगर हम ये वाला बेयर एक्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकेंड जो पॉइंट है उसके पहले रेफरेंस इज गिवन टू बी एज नंबर 1 एंड नीचे नंबर 1 में लिखा हुआ है सब्सटीट्यूटेड बाय एक्ट 68 ऑफ 1976. सो दिस बेसिकली शोज़ कि क्या अमेंडमेंट आया है, क्या चेंज आया है. जहाँ पर भी आपका 1 मेंशन्ड है, यू नो देयर इज़ अ सुपर स्क्रिप्ट टू एनी नंबर, आप नीचे देख सकते हैं. वहाँ पर नीचे आपको अमेंडमेंट्स पता लग जाएंगी कि क्या अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है. सो अगर आपको अमेंडमेंट पता लगानी है तो आप ये सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं. ऑल्सो व्हाट हैपन्स इज अमेंडमेंट से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए देर इज़ अ सेक्शन दैट से सेक्शन 5. अब अमेंडमेंट उसके बाद हमें पता है कि सेक्शन 6 आएगा, बट अमेंडमेंट से क्या होता है, अमेंडमेंट से एक और सेक्शन इंसर्ट कर दिया जाता है जैसे सेक्शन 5A. तो ये जो कैप्सूल लॉक में ये जो सेक्शंस आए हैं ये भी सारे अमेंडमेंट से आए होते हैं. ये भी आपको समझना ज़रूरी है. फर्दर अगर आप नॉर्मल हार्ड कॉपी वाले बेयर एक्ट्स में देखेंगे उसमें साथ साथ कुछ सेक्शंस के बाद कमेंट्स दिए होते हैं. ये जो कमेंट्स होते हैं ये दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेटर ऑफ लॉ, बट व्हाट हैपन्स इज इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करके दी होती हैं. अब जैसे कमेंट्स में मैं एक पार्ट पढ़ देती हूँ. यहाँ पे चाइल्ड मैरिज लिखा है, उसमें लिखा है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5, यानी ये वाला जो क्लॉज है, अगर इसके कॉन्ट्रवेंशन में कोई मैरिज सोलमनाइज हो रही है देन दैट मैरिज इज़ नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल. तो इट सेज अगर जो ब्राइड ग्रूम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्राइड ग्रूम जो है वो मान लीजिए 21 ईयर्स का नहीं है, उससे कम का है, 20 ईयर्स का है, इसमें लिखा है हैज़ कंप्लीटेड. इफ़ ही हैज़न्ट कंप्लीटेड दैट एज सो देन दैट मैरिज इज़ नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल एंड इसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है अंडर सेक्शन 18 एंड फर्दर डिग्री ऑफ डिवोर्स भी ग्रांट करी जा सकती है एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ. तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा एज 21 दी हुई है. अब कमेंट्स में हम देख सकते हैं उसमें दिया हुआ है नाइदर वैलिड नॉर वॉइड. अगर आप यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ वैलिड और वॉइड मैरिजेस इन दिस पर्टिकुलर बेयर एक्ट, वहाँ पर कुछ कंडीशंस मेंशन है, बट सेक्शन 5(3) के बारे में कुछ नहीं बोला गया है. 5(3) के बारे में साइलेंट है बिकॉज जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, दे वर कंसिडर्ड टू बी एज वैलिड. बट धीरे धीरे फिर रिस्ट्रेंट आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसने इसको पनिशेबल बनाया. इवन दो इट वाज वैलिड बट देन इट बिकेम पनिशेबल. लेटर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जिसने बोला कि ऐसी मैरिजेस वॉइडेबल होंगी एट द इंस्टेंस ऑफ पार्टीज. सो ये जो एवोल्यूशन है लॉ का ये होता रहता है एंड ये चेंजेस जो हैं ये अमेंडमेंट्स के थ्रू आते रहते हैं. सो अगर वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू बिकम अ लॉयर, तो इन अमेंडमेंट से भी आपको यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं. हम इस चैनल पे जो मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं वो कवर करते रहते हैं इन आवर सीरीज़ ऑफ लीगल करंट अफेयर्स. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ लॉ, इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, लॉ एस्पिरेंट और अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल, एंड यू वांट टू गेट एन अपडेट कि क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए ताकि जो नई वीडियोज़ आएँ उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें.
and this is essentially what I had to share about the बेयर एक्ट्स with you. I hope इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी. प्रोवाइज़ो हमने देखा, मे शैल देखा, कॉमा की इम्पोर्टेंस देखी, एंड और की इम्पोर्टेंस देखी, सेक्शंस कैसे दिए होते हैं, अमेंडमेंट कैसे आते हैं, इन सेक्शंस को हम पढ़ते कैसे हैं, इनका इंटरप्रिटेशन कैसे है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक बहुत ही डिटेल्ड बड़ा चैप्टर है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, और मे बी you've ऑलरेडी स्टडीड इट. तो आई ट्राई कि किसी एक वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी कवर करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वहाँ पर भी, किस तरह से लॉ को पढ़ा जाता है. जैसे देयर इज़ अ प्रिंसिपल दैट सेज कि जो पिथ एंड सब्सटेंस है लॉ का वो देखा जाएगा. पिथ एंड सब्सटेंस हम कैसे देखेंगे, प्रीएम्बल से देखेंगे. तो अगर हमें कोई चीज़ नया दूसरा लॉ आ रहा है दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ दैट वी हैव इन हैंड, तो दोनों को एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में लाया जाएगा. हर एक एक्ट का जो ओरिजिन है, जो उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न है, वो देखे जाएंगे, प्रीएम्बल देखा जाएगा. बहुत सी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं जब हम लॉ बना रहे हैं या कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं. सो ऑल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसा आपने सेक्शन 5 देखा, तो आपने कीवर्ड्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि हिंदू होनी चाहिए पार्टी, स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, देन इंसेन नहीं होनी चाहिए पार्टी, एज मेजॉरिटी की होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, सबपिंडा नहीं होना चाहिए. तो ये हमारे बेसिक एसेंशियल्स बन जाते हैं. सो इसी तरह से आप और भी लॉज पढ़ते रहिए. एज एन एक्सरसाइज यू कैन गो टू एनी वेबसाइट, यू कैन पिक अप अ बेयर एक्ट. आप इंडिया कोड या devgan.in पे जाके वो वेबसाइट्स खोलिए, वहाँ से कोई भी बेयर एक्ट उठाइए एंड समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक बेयर एक्ट को पढ़ते हैं. ये आपको फ्यूचर में, इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन लॉ, इट विल हेल्प यू अ लॉट. With this I've come to the end of this video. Just in case आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, you can mention the same in the comment box and I will endeavor to solve it. Also don't forget to follow us on Instagram, जहाँ पर हम बेसिक लीगल स्निपेट्स डालते रहते हैं. डेली लीगल अपडेट्स जो हैं वो वहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हो, एंड यू कैन स्टे अपडेटेड विद द लॉ.